तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों के बारे में। जी हाँ। और देखिए, ये सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़े नहीं लगते। ऐसा लगता है कि ये रणनीति, समझौतों और इतिहास का पूरा एक ताना बाना है। बिल्कुल, एक जटिल जाल है ये। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोल कर देखने की कोशिश करते हैं। हाँ जरूर। अच्छा, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि आखिर ये अड्डे बनते ही क्यों हैं? क्या वजह है? तो हमारे स्रोत कहते हैं मुख्य वजह है अमेरिका के अपने रणनीतिक और सुरक्षा हित। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। मतलब वो इलाके जो अमेरिका के वैश्विक हितों के लिए आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। सही। जैसे उदाहरण के लिए मध्य पूर्व, वहाँ तेल भी है और सुरक्षा का मामला भी है। हाँ बिल्कुल। या फिर यूरोप, नाटो सहयोगियों का समर्थन करने के लिए। और एशिया प्रशांत भी, जहाँ चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों को संतुलित करने की बात आती है। सही कहा। और देखिए, इनका मकसद सिर्फ रक्षा करना ही नहीं होता। इनका एक मकसद होता है अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन करना, मतलब दिखाना कि हम यहाँ मौजूद हैं। पावर प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ताकि किसी संकट की घड़ी में फौरन कार्रवाई की जा सके। तुरंत प्रतिक्रिया। हाँ, तुरंत प्रतिक्रिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए भी ये जरूरी समझे जाते हैं, या फिर जो प्रतिद्वंदी शक्तियां हैं उनको एक तरह से रोकना, एक संदेश देना। तो ये वजहें तो समझ में आती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें स्थापित कैसे किया जाता है? क्या अमेरिका बस मतलब कहीं भी जाकर कह देता है कि यहाँ अड्डा बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। अच्छा। ये हो सकते हैं मतलब दो देशों के बीच, या फिर बहुपक्षीय भी जिनमें कई देश शामिल हों। इन्हें अक्सर एक खास नाम दिया जाता है, स्टेटस ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट, या जिसे सोफा कहते हैं, या फिर ये रक्षा संधियों का हिस्सा हो सकते हैं। सोफा ये तय करता है कि उस देश में जो अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं उनकी कानूनी स्थिति क्या होगी। कानूनी स्थिति मतलब ये कि उन पर कौन से कानून लागू होंगे। मान लीजिए अगर कोई अमेरिकी सैनिक कोई अपराध कर दे, ड्यूटी पर या ड्यूटी से हटकर, तो उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा, अमेरिकी सैन्य अदालत में या मेजबान देश की अदालत में? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है मेजबान देश के लिए। बिल्कुल। और इसी सोफा में वित्तीय शर्तें भी तय होती हैं, मतलब अड्डे का खर्च वगैरह कैसे बंटेगा, और जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिकी सेना कैसे करेगी, इसके नियम भी इसी में होते हैं। अच्छा, तो ये काफी विस्तृत दस्तावेज होते होंगे। जी हाँ, और अक्सर काफी जटिल भी होते हैं, और कभी कभी जैसा आपने कहा विवाद का कारण भी बन जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। जाहिर है अपनी जमीन पर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी और उनके अधिकार, ये संवेदनशील मुद्दे तो हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कई देश इन अड्डों के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी क्या वजह? उन्हें क्या फायदा दिखता है इसमें? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। जैसे? एक तो है आर्थिक पहलू। इन अड्डों से स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसा आता है। नौकरियां वगैरह मिलती होंगी? हाँ, नौकरियां मिलती हैं, स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा कारण है सुरक्षा। हाँ, कई देशों को लगता है कि अमेरिकी सैन्य मौजूदगी से उनकी खुद की सुरक्षा मजबूत होती है। शायद उनके पड़ोस में कोई खतरा हो तो उन्हें लगता है कि अमेरिका का साथ मददगार होगा। एक तरह की सुरक्षा गारंटी। कुछ हद तक हाँ। और तीसरा कारण है राजनीतिक संबंध। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, तो उसके साथ गहरे रक्षा संबंध बनाना कई देशों के लिए फायदेमंद होता है। तो ये एक तरह का लेन देन है जिसमें दोनों तरफ के हित सधते हैं। ऐतिहासिक पहलू। हाँ, इतिहास का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कुछ अड्डे तो बहुत पुराने बताए जाते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध या शीत युद्ध के जमाने के। सही कहा आपने। जर्मनी और जापान जैसे देशों को देखिए, वहाँ अमेरिकी सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हैं। युद्ध के बाद से? हाँ, पहले तो कब्जा करने वाली सेना के तौर पर थे, फिर बाद में संधियों के तहत उनकी मौजूदगी जारी रही। दक्षिण कोरिया में भी ऐसा ही है। और शीत युद्ध का क्या असर रहा? शीत युद्ध के दौरान तो सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए यूरोप और एशिया में अड्डों का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बिछाया गया था। हाँ, वो दौर तो अलग ही था। वो दौर तो खत्म हो गया, लेकिन कई अड्डे आज भी कायम हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो दीर्घकालिक सुरक्षा हित हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। तो इतिहास का असर आज भी साफ दिखता है। यानी वो पुरानी जरूरतें शायद बदल गई हों, लेकिन अड्डे बने हुए हैं। हाँ, या फिर उन अड्डों की भूमिका बदल गई है समय के साथ। अच्छा, एक और बात, क्या ये सारे अड्डे एक जैसे बड़े और स्थायी होते हैं, या इनमें कुछ फर्क भी होता है? नहीं, अब इसमें भी बदलाव आ रहा है। अमेरिका अब लचीलेपन पर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। लचीलापन किस तरह का? देखिए, स्थायी और बड़े अड्डों के अलावा अब वो कुछ और तरह की जगहों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस या FOBs। FOBs? हाँ, और सहयोगी सुरक्षा स्थान भी।
जिन्हें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी लोकेशंस या CSLs कहते हैं। ये क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि सैनिकों को बहुत लंबे समय तक एक ही जगह टिकाए बिना जब जरूरत पड़े तो तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सके। ये अक्सर स्थायी अड्डों से छोटे होते हैं। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होने वाली जगहें। बिल्कुल, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाया या घटाया जा सके। ये रणनीति का बदलता तरीका है, ज्यादा तेज, ज्यादा लचीला। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अमेरिका के ये जो विदेशी सैन्य अड्डे हैं, इनकी कहानी कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रणनीति, इतिहास, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समझौते, इन सब का एक मिला जुला जटिल नतीजा है। सही कहा। हर अड्डे के पीछे अपनी अलग वजह हैं, अपनी अलग शर्तें हैं, और ये सब अक्सर मेजबान देश के साथ आपसी हितों पर टिके होते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक नेटवर्क है जो मतलब दशकों में बना है और शायद बदल भी रहा है। हाँ, लगातार विकसित हो रहा है। ये सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, ये भू राजनीति के, जियोपॉलिटिक्स के बहुत अहम मोहरे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि जिस तरह से दुनिया की राजनीति बदल रही है और नई नई रक्षा तकनीकें आ रही हैं, ड्रोन है, साइबर युद्ध है, तो क्या भविष्य में इन भौतिक सैन्य अड्डों की, मतलब जमीन पर बने इन अड्डों की भूमिका वैसी ही रहेगी? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। या इनकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी, या शायद इनका रूप बदल जाएगा? हाँ, इनकी भूमिका और प्रासंगिकता भविष्य में कैसे विकसित होगी, ये सोचना जरूरी है। इससे हमें आज की व्यवस्था की भी गहरी समझ मिलेगी। सोचने वाली बात है।